ये देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है बुढ़ापे में माँ की जीभ ज़्यादा ही चटोरी हो गई। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठा सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी हमारी कहानियों का आनंद उठा सकें। तो आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे ताकि हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। आसमान से गिरकर खजूर में अटकना इसी को कहते हैं। गाँव के एकाकी जीवन से उबकर माँ शहर आई थी, किंतु यहाँ भी अकेलापन उन्हें नागपाश की तरह जकड़े हुए था। लगता था चाहे जहाँ भी चली जाए चुप्पी, वीरानी और मनहूसियत उनके साथ साए की तरह चिपकी रहेगी। वैसे तो अम्मा को गांव में कोई कष्ट नहीं था। सुबह चाय के साथ 4 रोटियां सेक लेती थी। उनके सारे दिन मज़े में कट जाता था। कोई काम धाम नहीं, कोई सिरदर्दी नहीं। उलझन थी तो यही कि पहाड़ सा लंबा दिन काटे नहीं कटता था। भूले भटके कोई पड़ोसिन आ जाती तो वह अम्मा के साथ हंसी टिटोली करती हुई कहती, अम्मा जी को अपनी गृहस्थी से बड़ा लगाव है। दिन रात चारपाई पर पड़े पड़े धन की चौकसी करती है। अम्मा हमें भी बता दो कितना धन दबाए बैठी हो। अम्मा हंसते हुए कहती, कैसा धन बहू, लेटना तो वक्त काटने का एक जरिया है। बैठे बैठे थक जाती हूँ तो लेटी रहती हूँ, लेटे लेटे थक जाती हूँ तो उठकर बैठ जाती हूँ। पड़ोसिन सहानुभूति जताते हुए वहीं पर बैठ जाती और अम्मा के पास औरतों का जमवाड़ा लग जाता था। जिंदगी का यही रोना है। जवानी में आदमी के पास काम ज़्यादा, वक्त कम होता है। बुढ़ापे में काम कुछ नहीं, वक्त ही वक्त रह जाता है। बाल बच्चे अपनी दुनिया में रम जाते हैं। बूढ़े माँ बाप बैठकर मौत का इंतजार करते हैं। बुजुर्ग दंपति में से अगर एक चल बसे तो दूसरे की जिंदगी दूभर हो जाती है। एक दिन अम्मा जी की बेटी का फ़ोन आया। वह कहने लगी, अम्मा जब से बाबूजी गुजरे हैं तुम्हारे चेहरे पर हंसी नहीं दिखाई दी। हो सके तो कुछ दिन के लिए राकेश भैया के यहाँ घूम आओ, मन बदल जाएगा। अम्मा जी बेटी से कहने लगी, मैं भी यही सोच रही थी। राकेश की चिट्ठी आई है कि वह अगले महीने आएगा, तभी उससे कहूँगी कि मुझे अपने साथ ले चले। अगले महीने राकेश आया, परंतु माँ को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। राकेश खुद ही उन्हें साथ ले चलने के लिए आतुर हो गया। वजह यही थी कि बेटे के सत्कार में माँ ने बड़े चाव से भोजन बनाया था, दाल चावल रोटी तरकारी और चटनी। किंतु जब थाली सामने आई तो राकेश समझ नहीं सका कि इनमें से कौन सी वस्तु खाने लायक है। दाल चावल में कंकड़ भरे हुए थे। कांपते हाथों की वजह से कोई रोटी अफगानिस्तान का नक्शा बन गई थी तो कोई रोटी कम, डबल रोटी ज़्यादा लग रही थी। तरकारी के नाम पर नमकीन पानी में तैरते आलू के टुकड़े थे। कुलचे हुए आम में कहने भर के लिए पुदीना था। माँ ने खुद ही अपराधी भाव से सफाई देते हुए कहा, यह खाना कैसे खा सकोगे बेटा। बुढ़ापे में ना हाथ पांव चलते हैं, ना आंखों से दिखाई देता है। अपने लिए जैसे तैसे 4 टिक्कड़ सेक लेती हूँ। तुम्हारे लायक खाना नहीं बना सकी, आज तुम भूखे ही रह जाओगे। राकेश ने थोड़ा बहुत खाना खाकर उठते हुए कहा, खाना बहुत अच्छा था माँ, सालों बाद तुम्हारे हाथों की बनी रोटी खाई तो पेट से ऊपर खा गया हूँ। उसने मन ही मन फैसला भी कर लिया कि अम्मा को इस हालत में एक दिन भी अकेली नहीं छोड़ेगा। भावनाओं के साथ जोश में उसने दूसरा फैसला यह किया कि गांव का मकान बेच देगा। वह जानता है कि अगर मकान रहा तो अम्मा कुछ ही दिनों में गांव लौटने की जिद करेगी। कांटा जड़ से उखड़ जाए तभी अच्छा है। संकोचवश अम्मा बेटे के सामने अपनी अनिच्छा जाहिर न कर सकी। नतीजा यह हुआ कि 2 दिन में मकान बिक गया। पड़ोस के रघु चाचा ने मकान खरीद लिया और रकम भी हाथों हाथ दे दी। तीसरे दिन गांव के जीवन को अलविदा कहकर माँ बेटे के साथ शहर चली आई। शहर आते ही पहला एहसास उन्हें यही हुआ कि गांव का मकान बेचने में जल्दबाजी हो गई। बहू ने उन्हें देखकर जिस अंदाज में पैर छुए और जिस तरह मुंह लटका लिया वह उन्हें बहुत दुखी कर गया। आखिर वह बच्ची तो थी नहीं, अनमने ढंग से किए जाने वाले स्वागत को पहचानने की बुद्धि रखती थी। बच्चों ने भी एक बार सामने आकर नमस्ते की औपचारिकतावश और
फिर न जाने घर के किस कोने में समा गई। बहू ने नौकर को हुक्म दिया, अम्मा जी के लिए पीछे वाला कमरा ठीक कर दो। गुसलखाना जुड़ा होने के कारण वहाँ इनको आराम रहेगा। एक पलंग भी बिछा दो और इनका सामान वहीं पहुँचा दो। उसके बाद चाय दे आना और मैं लता मैम साहब के यहाँ किट्टी पार्टी में जा रही हूँ। बहू सैंडल खटखटाती हुई वहाँ से चली गई और माँ भौचक्की सी सोफे पर बैठी रह गई। कुछ देर बाद नौकर ने उन्हें उनके कमरे में पहुँचा दिया। एक ट्रे में चाय नाश्ता भी ला दिया। अकेले बैठकर चाय का घूंट भरते हुए उन्होंने सोचा, क्या सिर्फ इसी चाय की खातिर भागी हुई यहाँ आई हूँ? पर यह चाय भी अगली सुबह कहाँ मिल सकी थी। रात का खाना माँ नहीं खाती, यह बात बहू जानती थी। इसीलिए उसने खाना शाम को खाने के लिए पहुँचवाया ही नहीं। कुछ और लेंगी यह भी पूछने की जरूरत नहीं समझी। वह इंतजार करती रही कि बहू बच्चों में से कोई न कोई उनके पास अवश्य आएगा, हालचाल पूछेगा, पर निराशा ही हाथ लगी। जब बहू बच्चों की आवाज़ें आनी बंद हो गई और घर में सन्नाटा छा गया तो एक ठंडी सांस लेकर वह भी लेट गई। टूटे मन को उन्होंने खुद ही दिलासा दिया, मुझे सफ़र से थका जानकर ही कोई नहीं आया, फजूल में ही मैं बात को इतना तूल दे रही हूँ। सुबह जब काफ़ी देर तक कोई नहीं आया तो वह बेचैन होने लगी। मुंह अंधेरे उठकर उन्होंने दैनिक कार्यों से छुट्टी पा ली थी। अब चाय की तलब उन्हें व्याकुल बना रही थी। दूर से आती चाय के प्यालों की खटर पटर जब सही ना गई तो उन्होंने सोचा, लो मैं भी कैसी मूर्ख हूँ, यहाँ बैठी चाय का इंतजार कर रही हूँ। आखिर कोई मेहमान तो हूँ नहीं, मुझे खुद उठकर बाल बच्चों के बीच पहुँच जाना चाहिए। यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना कितना बेतुका है। बीच के कमरों को पार करके वह खाने के कमरे में जा पहुँची। वहाँ बड़ी सी मेज़ के इर्द गिर्द बैठे बहू बच्चे चाय नाश्ता कर रहे थे। राकेश शायद पहले ही खा पीकर उठ चुका था। माँ को देखकर एक बारगी सन्नाटा सा खींच गया। अगले ही पल बहू तमक कर उठते हुए बोली, बुढ़ापे में जबान शायद ज़्यादा ही चटोरी हो जाती है। अम्मा समझ नहीं सकी कि इस बात का मतलब क्या है। भौचक्की सी बहू का मुंह ताकने लगी। बहू ने तीखी आवाज़ में बात स्पष्ट की, इन्हें दफ्तर जाने की जल्दी थी, बच्चों के स्कूल का समय हो रहा था। मैं जल्दी जल्दी सबको खिला पिलाकर आपके पास चाय भेजने की सोच रही थी, पर तब तक सब्र नहीं रख सकी आप। माँ फीकी हंसी हंसते हुए बोली, ठीक कहती हो बहू, अभी चाय के लिए कौन सी देर हो गई थी, मैं ही हड़बड़ी में बैठ नहीं रह सकी, बेवजह यहाँ चली आई। माँ वापस अपने कमरे में लौट आई। कुछ देर बाद नौकर एक गिलास में ठंडी चाय और एक तस्तरी में 2 जले हुए टोस्ट लेकर पहुँचा। जिस चाय के लिए वह इतनी व्याकुल थी वह चाय अब जहर का घूंट बन चुकी थी। बड़ी मुश्किल से ही अम्मा उसे गले से नीचे उतार सकी। न चाहते हुए भी आंखों के सामने मेवे, फल और मिठाई से सजी हुई खाने की मेज बार बार घूम रही थी। चाय पीकर गिलास रख रही थी कि बेटा बड़े व्यस्त भाव से कमरे में आकर बोला, क्या हाल है माँ? यहाँ आकर अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? माँ ने धीमे से जवाब दिया, हाँ बेटा सब अच्छा है। बेटा बोला, चाय वाय पी? अम्मा बोली, पी ली बेटा, नाश्ता भी हो गया। फिर बेटा रबड़ के गुड्डे के समान उतना ही बोला जितना उसमें चाबी भरी हुई थी। माँ, मैंने सुधा से कह दिया है कि तुम्हारे आराम का पूरा ख्याल रखे। दोपहर के खाने में अपनी मनपसंद चीज़ बनवा लेना। मैं दफ्तर जा रहा हूँ, शाम को देर से लौटूंगा। इस मशीनी ज़िंदगी में मुझे मिनट भर की भी फुर्सत नहीं। तुम बिना किसी संकोच के अपनी हर ज़रूरत सुधा को बता देना। अम्मा जी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है बेटा। फिर राकेश अपने ऑफिस चला गया। बस दिन भर में सिर्फ यही बातचीत थी जो बेटे ने उनके साथ की। उसके बाद सारा दिन वह अकेली पड़ी पड़ी ऊबती रही। नौकर एक बार आकर उनके कमरे में पानी से भरी सुराही रख गया, दोबारा आकर उन्हें खाने की थाली दे गया। उसके बाद कोई उनके कमरे में झांकने तक नहीं गया। सुबह का अनुभव इतना कड़वा था कि खुद उनकी हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा बहू बच्चों के बीच जाकर बैठे। बोझिल अकेलापन सांप की तरह उनको निरंतर डसता रहता था। अम्मा पहली बार बेटे बहू के यहाँ नहीं आई थी। पहले भी तनु और सोनू के जन्म पर राकेश उन्हें शहर लाया था। जिद करके साल भर रोके रखा था। उस समय इसी बहू ने उन्हें हाथों हाथ लिया था। इतना लाड लड़ाती थी कि अपनी सगी बेटी भी क्या दिखाएगी।
दूध, फल, दवा, हर चीज़ माँ के हाथ से लेती थी। जरा देर होती नहीं कि माँ माँ कहकर आसमान सिर पर उठा लेती थी। राकेश हंसकर कहा करता था, अम्मा तुमने इसे बहुत सिर चढ़ा रखा है, देख रहा हूँ कि इसके सामने मेरी कदर घट गई। यह पराए घर की लड़की तुम्हारी सगी हो गई और मैं सौतेला हो गया। इस चालाक बिल्ली ने सीधे मेरी दूध की हांडी मुंह पर मारा है। सुनकर माँ भी हंस पड़ती थी। उन दिनों राकेश की आर्थिक स्थिति साधारण थी। घर में एक भी नौकर न था। माँ बहू की देखभाल करती, नवजात बच्चों को संभालती और घर का सारा काम करती। एक पांव बहू के कमरे में रहता और एक रसोई में। इन महारानी को तो बच्चों को जबला पहनाना तक नहीं आता था। बच्ची कपड़े भिगोती तो लेटे लेटे अम्मा को पुकारने लगती, माँ जी जल्दी आना, अपनी नटखट पोती की कारस्तानी देखना। अब भी वही माँ थी और वही बहू रानी। बदलाव आया था तो सिर्फ स्थितियों में। बहू अब हर महीने हजारों रुपए कमाने वाले अफसर की पत्नी थी और अम्मा बूढ़ी व लाचार होने के कारण उसके किसी काम की नहीं रही। तभी तो घर के कबाड़ की तरह कोने में पटक दी गई। अगर अब भी उनके बदन में अचर, मुरब्बे और बुढ़िया बनाने की ताकत होती तो यह बहू अपनी सारी मिस्री घुली आवाज़ में अम्मा अम्मा पुकारते नहीं थकती। बुजुर्ग प्राणी को दया करके परोसी हुई थाली दे देती थी, यही क्या कम था। पर बूढ़े आदमी की पेट भर रोटी के अलावा भी कोई जरूरत होती, इसे बहू क्यों नहीं समझती। जिस अकेलेपन को भरने के लिए गांव छोड़ा, वही अकेलापन यहाँ भी कुंडली मारकर उन्हें अपनी गिरफ्त में लिए हुए थे। इस वेदना को कौन समझता। अम्मा ठंडी सांस भरकर पलंग पर लेट जाती। अपने आप उनके कमरे में कोई नहीं आता। यदि वह उठकर सबके बीच पहुंचती तो एक एक करके सब खिसकने लगते। सबके चले जाने पर वह अचकचाई हुई कुछ देर खड़ी रहती, फिर उदास होकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ती। पाँव में जहर फैल जाने पर आदमी उसे काट कर फेंक देना पसंद करता है, लेकिन माँ तो बहू बच्चों के खुशियों भरे जीवन का जहर नहीं थी। फिर भी बहू बच्चों ने अम्मा को इतना जहरीला क्यों समझा और उन्हें सबसे अलग क्यों कर दिया, इसे वह समझ नहीं पाती थी। वह इतनी सीधी और सौम्य थी कि उनसे किसी को शिकायत हो ही नहीं सकती थी। बहू आधी आधी रात को पार्टियों से लौटती। पोता पोती अजीबोगरीब पोशाक पहने हुए बाजीगर के बंदरों की तरह दोस्तों के साथ घूमते रहते। माँ कभी किसी को नहीं टोकती, फिर भी सब उनकी निगाहों से बचना चाहते थे। हर एक की दिली ख्वाहिश यही रहती थी कि अम्मा अपने कमरे से बाहर ना निकले। खाने पीने, नहाने धोने और सोने की सारी व्यवस्थाएं जब कमरे में कर दी गई हैं तो अम्मा को बाहर निकलने की क्या आवश्यकता है। एक दिन अकेले बैठे बैठे जी बहुत उबा तो वह कमरे में झाड़ू लगाने के लिए आए नौकर से इधर उधर की बातें पूछने लगी। क्या नाम है, कहाँ घर है, कितने भाई बहन हैं, बाप क्या करता है। अम्मा ने नौकर से बात करके कितनी बड़ी गलती कर दी, यह उन्हें तब पता चला जब बहू पास वाले कमरे में आकर ऊंची आवाज़ में उन्हें सुनाते हुए बोली, जैसा सतर है वैसे ही लोगों के साथ बातें करेंगी। नौकर के अलावा और कोई नहीं मिला बतियाने को। अम्मा अपनी कुर्सी पर पत्थर की तरह जड़ बैठी रह गई। तू वहाँ पड़ोसी थे दिल की बात कहने और सुनने को, परंतु यहाँ आकर वह निराशा के अथाह समुद्र में डूब गई। रेगिस्तान में प्यासे मर जाना उतनी पीड़ा नहीं देता जितनी कि नदी किनारे प्यास से दम तोड़ देना। यहाँ अम्मा किसी कैदी की तरह खिड़की की सलाखों के नज़दीक खड़ी होती तो उन्हें या तो ऊंचे दरख्त नज़र आते या फूलों से लदी क्यारियाँ। फिर भी वह खिड़की के पास कुर्सी डाले बैठी रहती थी। कम से कम ठंडी हवा के झोंके तो मिलते थे। बैठे बैठे कुछ देर को आंखें झपक जाती तो लगता जैसे मनोहर जी माँ के पति पास खड़े कह रहे हैं, सावित्री उठोगी नहीं, देखो कितनी धूप चढ़ आई है, चाय पानी का वक्त निकला जा रहा है। चौंक कर आंखें खोलती, मनोहर जी अब कहाँ। याद आते ही मन गहरी पीड़ा से भर उठता। एक दिन खिड़की के नीचे भौंकते कुत्तों की आवाज़ आई। अम्मा हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और हट हट करके कुत्तों को भगाने लगी। बुढ़ापे के कारण नज़र कमज़ोर थी, फिर भी इतना मालूम पड़ गया कि किसी कमज़ोर और मरियल कुत्ते को 3-4 ताकतवर कुत्ते सता रहे हैं। शायद धोखे से दरवाज़ा खुला ही रह गया होगा। तभी लड़ते हुए कुत्ते भीतर आ गए।
इधर उधर देखकर अम्मा ने मच्छरदानी का डंडा निकाला और उसे खिड़की की सलाखों से बाहर निकालकर भौंकते हुए कुत्तों को धमकाने लगी। काफ़ी कोशिश के बाद वह सूखे मरियल कुत्ते को बचा सकी। हमलावरों के चले जाने पर चोट खाया हुआ कमज़ोर कुत्ता वहीं हाँफता हुआ बैठ गया और कातर निगाहों से माँ की ओर देखने लगा। सब ओर से सताया हुआ वह कुत्ता उनसे शरण की भीख मांग रहा था। उस गंदे घिनौने जख्मी और मरियल कुत्ते पर अनायास ही अम्मा सहृदय हो उठी। वह खुद भी तो उस जैसी ही थी, बूढ़ी, कमज़ोर, उपेक्षिता और सर्वथा अकेली। माँ जी का तन चाहे रोगी न था, पर मन क्या कम जख्मी और लहूलुहान था। दोपहर को जब नौकर खाना लाया तो अम्मा ने बड़े प्यार से उस घायल कुत्ते को 2 रोटियां खिला दी। भावावेश के न जाने किन अक्षरों में नामकरण भी कर दिया, झबरू। झड़े हुए बालों वाले कुत्ते के लिए यह नाम उतना ही बेमेल था जितना किसी भिखारी के लिए करोड़ी मल। पर माँ को इस असमानता की चिंता नहीं थी। उनकी निगाह एक बार भी कुत्ते की बदसूरती पर नहीं गई। अम्मा अब काफ़ी संतुष्ट थी, प्रसन्न थी। उन्हें लगता जैसे अब अकेली नहीं, झबरू उनके साथ। झबरू को उनकी ज़रूरत थी। माँ जी के स्नेहदान और भरपेट रोटी मिलने से झबरू 2-4 दिन में ही दुरुस्त हो गया। एक दिन बहू तेज चाल से चलती हुई कमरे में आई और खिड़की के पास जाकर नाक सिकोड़ते हुए बोली, छी, कितना गंदा कुत्ता है, न जाने कहाँ से आ गया। चौकीदार को डांटना पड़ेगा, उसने इसे भगाया क्यों नहीं। अगले ही पल उसने नौकर को नादिर शाही हुक्म दिया, देखो अंधेरा होने पर इस कुत्ते को कहीं दूर फेंक आना। इसे बोरी में बांधकर ऐसी जगह फेंकना जहाँ से दोबारा ना आ सके। बहू जिस अफसरसाना अंदाज से आई थी वैसे ही वापस चली गई। अम्मा ने बड़े असहाय भाव से खिड़की की ओर देखा। न जाने क्यों उनका जी डूबने लगा। पिछले साल मनोहर जी के मरते समय भी उन्हें ऐसी ही अनुभूति हुई थी। लगा था जैसे इतनी बड़ी दुनिया में अनगिनत आदमियों की भीड़ होने पर भी वह अकेली रह गई। अकेलेपन का वही एहसास इस समय माँ को हुआ। माँ बेचैन हो उठी। 2-4 दिन में ही उन्हें झबरू से बहुत लगाव हो गया था। हाय रे दुनिया, किसी को भी अम्मा की खुशी गवारा नहीं। अम्मा जी को गहरा सदमा लगा और उन्होंने खटिया पकड़ ली। खाना पानी छूट गया और 2-4 दिन बाद अम्मा जी ने बेदर्द दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पढ़ने में आनंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हमारी कहानियों का आनंद उठा सकें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।